हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर का। हम कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी और उसका सेकंड चैप्टर और उसका सेकंड पार्ट हम आज करेंगे। आधा हम पहले कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ तक पहुँचे थे पहले यही देखते हैं। हमने किया था भाई यहाँ तक हमारा हो चुका था और हमारा अब रहता है आगे का पार्ट, बदलती जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ? दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आए और दुनिया के गर्मी क्या लगी? बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। कैसे मैदान? घास वाले। अगर वहाँ पर बारिश अच्छी है, धूप अच्छी है, तो वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष हो जाएंगे। और अगर वहाँ पर गर्मी है तो वहाँ पर क्या पैदा होंगे? घास वाले मैदान। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गायें जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे क्षेत्र होने से वहाँ पर इन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो क्या हुआ? जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आ गए। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। क्या बन गई थी? मछली भी भोजन का स्रोत बन गई थी। आगे है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो इसमें क्या दिया है? इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। क्या था? धीरे धीरे देश तरक्की करने लगा और आगे जाकर फसल भी पैदा होने लगी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। किसने? महिलाओं और बच्चों और पुरुषों ने। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। तो क्या था कि अनाज कहाँ उगते थे और किस मौसम में पकते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। क्या किया होगा? अनाज को उगाते उगाते उन्होंने अनाज को पैदा करना भी सीख लिया। अनाज को ढूंढते ढूंढते इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरियां, गायें और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। कैसे रहते थे? झुंड में, और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक हो गए। क्या करते थे? उनकी रक्षा करते थे। किससे? जंगली जानवरों से। और वो क्या हो गए? पशुपालक बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया? क्योंकि कुत्ता क्या करता है? घर की रखवाली करता है, इसलिए सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। आगे है घरेलूकरण की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा जाता है? घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। जो पौधे और जानवर लोग पालते थे, अपनाते थे, वो जंगली जानवरों और जंगली पौधों से अलग होते थे। इनकी वजह यह थी कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते थे, चुनते थे, पौधों को भी और जानवरों को भी। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा हो, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल हो, अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से ये उगाने के लिए गुण सुरक्षित रह सकें। तो कैसे पौधे और जंतुओं को रखते थे? वो ऐसे पौधे रखते थे जिसके अनाज के दाने बड़े हों और डंठल पर वो अटक जाएं।
कई बार पौधा इतना खतरनाक भी हो सकता है, कोई पौधा जहरीला हो सकता है, इस करके वो चुन चुन कर रखते थे। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आम तौर पर अहिंसक हो, जो जानलेवा ना हो। उन्हीं जानवरों को पाला जाता था। इसलिए हम देखते हैं पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। क्या होते गए? जानवरों के दांत और सींग। इन दांतों को देखो, ये देखो, ये दांत दिखाए गए हैं। इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का? तो ये दांत दिए गए हैं। मेरे हिसाब से तो ये जंगली सूअर का लगता है और ये पालतू का, है ना। आगे देखते हैं। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरियां आती हैं। तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया और उसके बाद पालतू बनाया भेड़ बकरियों को। आगे है ये देखो, अनाज के दाने बीज के रूप में प्रयोग होते हैं, खाद्य के रूप में प्रयोग होते हैं, उपहार के रूप में प्रयोग होते हैं और भंडारण के लिए भी प्रयोग होते हैं। एक नई जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। जबकि जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल है। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता है। तो क्या करते थे लोग? पहले पौधे को बीज बोते थे और उससे क्या होता था, पौधा होता था, उसकी देखभाल के लिए वो लंबे समय तक एक स्थान पर रहते थे। उसकी फसलों की सिंचाई करते थे, उससे खरपतवार यानी कि जो एक्स्ट्रा घास आता है ना उसको निकालते थे, जानवरों और चिड़ियों से उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार से उसे लंबे समय तक एक स्थान पर रहना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ती थी। इनको भंडारण करने के लिए भी साफ़ सुथरी व सुरक्षित जगह यूज करनी होती थी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। क्या किया? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या करा? गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? क्या लगता है तुम्हें? शिकारी या फिर भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे। उसका जवाब कारण से बताओ। तो वो बर्तन बनाते होंगे और उनका प्रयोग करते होंगे। जैसे अनाज को बड़े बड़े बर्तनों में, मिट्टी के बर्तनों में स्टोर करके रख देते हैं। टोकरियाँ बुनी, टोकरियों में फ्रूट सब्जियां वगैरह रख देते हैं। तो इस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं। आगे है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही वे दूध भी प्राप्त करते हैं जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इन्हीं जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक सही तरीका है। तो क्या करते हैं? जानवर बच्चे देते हैं, उनसे हमें दूध मिलता है। इस प्रकार वह भोजन का क्या है? भंडारण है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? भोजन के अतिरिक्त जानवरों से हमें, जैसे भेड़ों से हमें ऊन प्राप्त होती है। जानवरों से, आज जानवरों का उपयोग इसलिए करते हैं, जैसे बैल को हल में जोता जाता है तो इससे हमारी बहुत प्रयोग करते हैं हम जानवर का। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग के दिखाई देते हैं? क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये अभी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये जो मैप दिया गया है इसमें क्या है? नीले रंग के, ये देखो क्या बोला है इसने, नीले रंग के वर्ग।
तो भाई ये हैं नीले रंग के वर्ग, ये वाले चिरांद, ये होर्डिंग, ये बुझौम, मेरगढ़। तो क्या है ये है नवपाषाणिक पुरास्थल। तो आगे देखते हैं कहाँ गया ये। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में। इनसे हम सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। आधुनिक मतलब आज के कश्मीर में, और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों थी। क्या थी ये? कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। यही नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन किया गया। इनको जांचने के लिए जैसे कोई हड्डी मिल गई तो उसको उस नमूने का अध्ययन किया जाता था ये किस चीज़ की है। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हों। क्या? अनाज के अवशेष मिले हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आगे है स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। क्या मिले हैं? झोपड़ी और घरों के निशान। जैसे कि बुरजहोन वर्तमान कश्मीर में है, जो के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। किसके नीचे? गड्ढे के नीचे। वो तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गर्तवास। इनमें उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ। इससे उन्हें ठंड के मौसम में बहुत सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। पुरातत्वविदों को क्या मिली हैं? झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की क्या मिली है? जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। क्या करते होंगे? मौसम के अनुसार, अगर गर्मी है तो बाहर, अगर ठंड है तो अंदर। इस प्रकार से कुछ आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। किस चीज़ के? पत्थर के। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं। किससे भिन्न है? पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नवपाषाण युग माना जाता है। किसको? पत्थर के औजारों को। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। नवपाषाण काल में क्या किया जाता था? धार को पैना करने के लिए उस पर क्या की जाती थी? पॉलिश चढ़ाई जाती थी। उखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। उखली और मूसल तो हमारे आज भी यहाँ मिल सकते हैं। आज हजारों साल बाद भी उखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता होगा। कुछ औजार किसके बने होते थे? हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आगे है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। जैसे ये बर्तन दिखाया गया है। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, जैसे चित्रकारी करना। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। पहले इनका प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए, जैसे अनाज को रखने के लिए वगैरह वगैरह, और अब इनका खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इनसे साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे हैं। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे क्या किए जाते हैं? उगाए जाते हैं। कि आगे है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ रहे होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यह परिवर्तन सभी जगह सेम नहीं था। कहीं पर परिवर्तन हो चुका था, कहीं पर बाकी था, कहीं पर हो रहा था। इस प्रकार से सभी जगह ये सेम नहीं था। आगे है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो।
यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ पर? ईरान जाने वाले जो ईरान सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है जो ईरान जाता है, बोलन दर्रे के पास हरा भरा क्या है? समतल स्थान है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेहरगढ़ कहाँ पर है। देखो ये रहा मेहरगढ़, ये वाला, ये रहा मेहरगढ़। तो आगे देखते हैं। ये रहा, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। सबसे पहले फसल को उगाना और पशुओं को पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ थी। किसकी थी? तो पुरातत्वविद उनको उनका अध्ययन करके बता देते हैं कि यह हड्डी कौन से जानवर की है, और वहाँ पर मिली हैं हिरण, सूअर, भेड़ और बकरियों की। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। कैसे? ये देखो, ये दिखाया गया है चौकोर और आयताकार घर। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। कितने? 4 या उससे अधिक, जिनमें से कुछ संपत्ति भंडारण के काम आते हैं। भंडारण जैसे अनाज डालते हैं, अनाज का भंडारण करते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वहाँ के लोगों की क्या आस्था थी? वहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ वो कुछ सामान भी रखते थे। मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं। क्या मिली हैं? कई कब्रें। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये देखो भाई, कैसा कैसा समाज था पहले। अब तो लोग बहुत बदल चुके हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000, बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ काल 12,000 साल पहले, नव पाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो ये था हमारा चैप्टर, और आज हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ और एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगली वीडियो को पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।